हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ क्लास का न्यू चैप्टर जिसका नेम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है। देखो, इस चैप्टर में पढ़ना ये है कि जो भी हमारे फूड के रिसोर्सेज हैं, जैसे प्लांट है और एनिमल है, हम इन दोनों रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूवमेंट करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, फूड प्रोडक्टिविटी मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके। देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज, जितने भी ऑर्गेनिज होते हैं उनको नीड होती है, जरूरत होती है फूड की। किसकी जरूरत होती है? फूड की। फॉर किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। ठीक है। अब बात ये आती है कि फूड में ऐसा होता क्या है जिसको खा के हम सब सरवाइव कर सकते हैं। तो देखो, फूड के अंदर होता है क्या, न्यूट्रिएंट। फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है जिसकी प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है? ये न्यूट्रिएंट है। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट भी दो तरह का होता है। एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी नीड, जिनकी जरूरत हमें लार्ज अमाउंट में पड़ती है। क्या? जिनकी जरूरत हमें लार्ज अमाउंट में पड़ती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया। ठीक है। ये तीन जो हैं, इनकी जरूरत हमें ज्यादा पड़ती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे फूड में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी नीड, जिनकी जरूरत हमें लेस अमाउंट में पड़ती है। क्या पड़ती है? कम अमाउंट में पड़ती है हमारे फूड में, जैसे कि एग्जांपल विटामिन और मिनरल्स। ठीक है। अच्छा, अब जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमें ऑप्टेन किस चीज से होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? तो देखो, ये हमें दो चीज से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? एक प्लांट से और एक एनिमल से। ठीक है। कोई भी न्यूट्रिएंट हो वो मोस्ट ऑफ दी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, या फिर इनके प्रोडक्ट से मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि एग्रीकल्चर क्या होता है। देखो, जिस फील्ड या जिस ब्रांच में हम प्लांट की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, उस फील्ड या उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। और जिस फील्ड या जिस ब्रांच में हम एनिमल की प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, उस फील्ड या उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है। पहले पहले जो है हम प्लांट की बात करते थे एग्रीकल्चर में, और एनिमल की बात करते थे हम एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है। लेकिन अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इन दोनों को जोड़ दिया गया, और जोड़ के क्या बोलते हैं इन दोनों को? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। लेकिन आपको बहुत सी बुक में सिर्फ एग्रीकल्चर भी मिलेगा लिखा हुआ, तो घबराना नहीं। एग्रीकल्चर में दोनों ही हम पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल में। ठीक है। अच्छा, अब आपके एनसीईआरटी ने कुछ डाटा दिया हुआ है कि जो हमारे इंडिया का जो एरिया है ना, वो है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जो हमारी भारत की जो इंडियन की पॉपुलेशन है वो है 1.4 मिलियन, 1.4 बिलियन लगा लो साहब, कि हमारी जो लैंड है वो मिलियन में है और जो पॉपुलेशन है वो बिलियन में है। और जिसमें कि हमारा जो उपजाऊ जमीन है ना, जिसमें हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो जमीन हमारे पास सिर्फ 50% ही है। ठीक है। और पॉपुलेशन हमारी कितनी ज्यादा है। ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है कि देखो, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमें अपना फूड को इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे? जमीन तो आप जो है प्लॉटिंग में काट रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो और कंपनियां बना रहे हो, तो जमीन तो तुम दिन पे दिन कम करते जा रहे हो। तो ये ऑप्शन तो हमारा जो है कम हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन दूसरा आता है कि हम क्या कर सकते हैं कि अपनी फूड की वैरायटी को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे फूड की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ना कुछ रिवॉल्यूशन आए। क्या आए? कुछ रिवॉल्यूशन आए। क्या आए? रिवॉल्यूशन आए जिन्होंने बहुत हेल्प करी फूड की रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है। अब कौन कौन से रिवॉल्यूशन आए थे, कब कब आए थे, किसके लिए आए थे और किस किसने दिया था, ये बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला रिवॉल्यूशन आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये कब आया था? ये आया था 1960 में। कब आया था? 1960 में। अच्छा, ये बात किसी करता है? ये करता है ग्रीन प्लांट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके इंडियन, अब ठीक है, अब इसके जो इंडियन फादर है वो कौन है? इंडियन फादर है एम एस स्वामीनाथन। कौन है इसके इंडियन फादर? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। जिन्होंने हाई हीट वैरायटी बनाई थी। क्या बनाई? हाई हीट वैरायटी बनाई थी। किसकी? गेहूं की और चावल की। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसके इंटरनेशनल फादर भी है। कौन है इंटरनेशनल फादर? जिसका नाम है नॉर्मैन अर्नेस्ट। कौन है इसके फादर? नॉर्मैन अर्नेस्ट इंटरनेशनल। ठीक है। जिन्होंने हाई हील्ड वैरायटी बनाई थी। किसकी? गेहूं की बनाई थी। ठीक है। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंटरनेशनल फादर कौन है, तो आपका आंसर होगा नॉर्मैन अर्नेस्ट। ठीक है। और वो पूछे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडियन फादर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। अच्छा, फिर आया दूसरा रिवॉल्यूशन। दूसरा रिवॉल्यूशन क्या आया? व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये कब आया? 1970 में। कब आया? 1970 में। अच्छा, ये किसकी बात करता है? ये मिल्क के प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है। इसके फादर कौन है? इसके फादर है वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक है।
फिर आया ब्लू रिवॉल्यूशन। कौन सा आया? ब्लू रिवॉल्यूशन। ये कब आया? ये आया 1970 में। कब आया? 1970 में। ये किसकी बात करता है? ये करता है कि फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बात करता है। ठीक है। अच्छा, इसके फादर कौन है? इसके फादर है अरुण कृष्णन। कौन है इसके फादर? अरुण कृष्णन। ठीक है। फिर आया येलो रिवॉल्यूशन। कौन सा आया? येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन कब आया? ये आया 1980 में। ठीक है। ये ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करता है। ठीक है। इसके फादर कौन है? इसके फादर है सैम पित्रोद। कौन है? सैम पित्रोद। ठीक है। फिर आया सिल्वर रिवॉल्यूशन। कौन सा आया? सिल्वर रिवॉल्यूशन। कब आया? 1980 में। कब आया? 1980 में आया। ये किसकी बात करता है? ये एग के प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है। इसके फादर कौन है? इंदिरा गांधी। सॉरी, इसकी मदर हुई इंदिरा गांधी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1980 में, तो तब ये इंदिरा गांधी लाई थी सिल्वर रिवॉल्यूशन को, एग की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर आया गोल्डन रिवॉल्यूशन। कौन सा आया? गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये कब आया? 1980 में। ये कब आया था? 1980 में। अच्छा, ये किसकी बात करता है? ये पल्सिस के, मतलब दालों को इंप्रूवमेंट करने की बात करता है। ठीक है। इसके फादर कौन है? इसके फादर है निरपत तुतेज। कौन है इसके फादर? निरपत तुतेज। ठीक है। उसके बाद फिर एक और डाटा आया, उसमें ये बताया गया जो 1960 से लेकर 2004 तक, मतलब 1960 से लेकर 2004 तक ये देखा गया कि जो हम लैंड है ना, जमीन सिर्फ 25% ही इंक्रीज कर पाए। मतलब उपजाऊ जमीन जो है हम सिर्फ 25% ही बढ़ा पाए। लेकिन लेकिन हमने फूड की प्रोडक्टिविटी को कितने टाइम बढ़ा लिया था? 4 टाइम। कितने टाइम? 4 टाइम। किसकी मदद से? इन सब रिवॉल्यूशन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? इन सब रिवॉल्यूशन की हेल्प से। ठीक है। तो इन सारे रिवॉल्यूशन ने बहुत हेल्प करी हमारे फूड के रिसोर्सेज को इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे। बात करते हैं हम इंप्रूवमेंट इन फूड हील्ड, कि जो भी फूड की हील्ड है, फूड की फसल है, ठीक है, उसको हम इंप्रूवमेंट क्यों करना चाह रहे हैं? जरूरत क्या? तो देखो, इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप होती है ना, उनमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू होती हैं। जैसे कि कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनमें ज्यादा प्रोटीन होती हैं, कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनमें ज्यादा फैट होते हैं, कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं सीरियल। क्या कहते हैं? सीरियल। सीरियल बोले तो दाल, जैसे कि एग्जाम सीरियल, सॉरी, सीरियल बोले तो अनाज। जैसे कि बात करते हैं हम गेहूं की, बीट की, राइस की, चावल की और मक्का की। ठीक है। अच्छा, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें? ये प्रोवाइड कराते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में यूज क्या है? तो देखो, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का यूज है कि वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है पल्सेस। क्या आता है? पल्सेस जो होंगी दाल। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्राम, जिसको हम कहते हैं चना, ब्लैक ग्राम जिसको हम कहते हैं उड़द, ग्रीन ग्राम जिसको हम कहते हैं मूंग, और पिंजन पी मतलब जिसको हम कहते हैं अरहर। ठीक है। अब ये जो दाल है, ये क्या प्रोवाइड कराती है? ये प्रोवाइड कराती है हमें प्रोटीन। क्या प्रोवाइड कराती है? प्रोटीन। अब इसका प्रोटीन का यूज क्या हमारी बॉडी में? तो देखो, जो भी हमारे टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन, और हमारे टिश्यू को ना बिल्डिंग, मतलब कि हमारे टिश्यू को बनाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं ऑयल सीड। क्या आते हैं? ऑयल सीड। ऑयल सीड बोल एग्जांपल जैसे कि सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया और सनफ्लावर हो गया। ठीक है। अब ये ऑयल सीड क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये ऑयल सीड प्रोवाइड कराते हैं हमें क्या? फैट। क्या करवाते हैं? फैट। अब फैट का हमारी बॉडी में यूज क्या? तो देखो, फैट का हमारी बॉडी में यूज है कि ये जो जो है टिश्यू को बिल्डअप कराने में हेल्प करते हैं, मतलब साइज को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, और साथ में ये एनर्जी भी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी भी देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं हम किसी वेजिटेबल और फ्रूट की। किसकी बात करते हैं? वेजिटेबल और फ्रूट की। एग्जांपल जैसे पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, एप्पल हो गया और बनाना हो गया। ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें? वेजिटेबल और मिनरल्स। ये हमें प्रोवाइड कराते हैं वाइटामिन और मिनरल्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? वाइटामिन और मिनरल्स। और साथ में स्मॉल अमाउंट में ना, स्मॉल अमाउंट में ये हमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। अब इनका यूज क्या हमारी बॉडी में? इनका यूज है हमारी बॉडी में ताकि जो सेल है वो अच्छे से ग्रोथ करे। ठीक है। अच्छे से ग्रोथ करे और वो डेवलपमेंट भी अच्छे से, और वो अच्छे से फंक्शन भी करे, मतलब काम भी करे। ठीक है। अच्छा, तीसरी क्रॉप कौन सी? अब लास्ट की क्रॉप कौन सी होती है? वो होती है हमारी फूड क्रॉप। फूड क्रॉप बोले तो जैसे कि बरसिम हो गया और सुदन ग्रास हो गया। ठीक है। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये हमें कराती है फोडर। फोडर मतलब चारा। अब चारे का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? चारे का इस्तेमाल हम करते हैं लाइफ स्टॉक में। किसके में? लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होते हैं? लाइफ स्टॉक वो एनिमल होते हैं जिनको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल हो गए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो क्रॉप होती है ना, उन सब की ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कुछ क्रॉप जो है वो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन चाहती हैं। क्या चाहती हैं? डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। जैसे कि कुछ क्रॉप होती हैं जो जाड़ों में उपजेंगी,
कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो गर्मी में उपजेंगी, कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जो रेनी सीजन में उपजेंगी। ठीक है, तो सब क्रॉपों का अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन होता है। ठीक है, अच्छा, और उन सब क्रॉप को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर भी चाहिए, मतलब अलग अलग टेम्परेचर भी चाहिए। जैसे कुछ क्रॉप होती है जो ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो लो लो टेम्परेचर में ग्रोथ होती है। ठीक है, ऐसे ही उनको डिफरेंट डिफरेंट सनलाइट भी चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट भी। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फूड बनाने के लिए। कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिनको थोड़ी बहुत सनलाइट भी दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे, मतलब कि सीजन के बेसिस पे हमने क्रॉप को 3 पार्ट में डिवाइड करा है। कितने में? 3 पार्ट या 3 टाइप में डिवाइड करा है। ठीक है, पहली है हमारी रबी क्रॉप। पहली कौन सी है हमारी? रबी क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप। अच्छा, इनको हम कब बोते हैं? ये है, इनको हम विंटर सीजन में बोते हैं। कब बोते हैं इनको हम? विंटर सीजन में। ठीक है, अच्छा, किस महीने में बोते हैं इनको? हम अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोते हैं। ठीक है, अच्छा, आप इनको हार्वेस्ट कब करते हैं, मतलब इनको काटते कब है इस फसल को? तो इसको काटते हैं मार्च और अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल में। एग्जाम्पल क्रॉप के जैसे वीट हो गया, सुगर कैन हो गया और मस्टर्ड हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है हमारी खरीफ क्रॉप। कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप को हम कब बोते हैं? रेनी सीजन में। कब बोते हैं? बरसात के मौसम में बोते हैं। ठीक है, अब किस महीने में बोते हैं? जून और जुलाई के महीने में बोते हैं। ठीक है, और हार्वेस्ट कब करते हैं, मतलब इसको काटते कब है? इसको काटते हैं हम सितंबर या अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि पैडी हो गया, मैज हो गया, ब्लैक ग्राम हो गए और पिंजन पी हो गए। ठीक है, अच्छा, तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है हमारी जेड क्रॉप। कौन सी होती है? जेड क्रॉप। जेड क्रॉप को हम कब बोते हैं? इनको हम बोते हैं समर सीजन में। कब बोते हैं? समर सीजन में। ठीक है, जैसे अब किस महीने में बोते हैं इसको? जैसे कि अप्रैल और जून के महीने में इनको हम बोते हैं जेड क्रॉप को। ठीक है, अच्छा, और हार्वेस्ट कब करते हैं इनको? अगस्त और सितंबर के महीने में। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है क्रॉप के? जैसे कुकुम्बर हो गया और मेलन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम ये तो पढ़ लिया कि हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि फूड क्रॉप को हम क्यों इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम फूड क्रॉप को कैसे इंप्रूवमेंट करें। तो देखो, हम इस चैप्टर में 3 तरीके पढ़ेंगे फूड क्रॉप को इंप्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, कितने पढ़ेंगे? देखो, 3 तरीके पढ़ेंगे हम। कितने पढ़ेंगे? 3। पहला कौन सा? पहला है हमारा क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। कौन सा तरीका? पहला क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। तो मतलब हम क्या करें, क्रॉप जो भी हमारी क्रॉप है उसकी वेराइटी को इंप्रूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब क्रॉप की वेराइटी हम 2 तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे। कितने तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे? 2। एक हाइब्रिडाइजेशन और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है क्रॉप फूड को इंप्रूवमेंट करने का? दूसरा तरीका है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूवमेंट करते हैं। अब कैसे करेंगे? 3 तरीके से करेंगे। कैसे कैसे? पहला हम न्यूट्रिएंट की हेल्प से करेंगे, दूसरा इरिगेशन की हेल्प से, तीसरा क्या करेंगे हम? क्रॉप पैटर्न की हेल्प से करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरा तरीका क्या है फूड को इंप्रूवमेंट करने का। तो तीसरा है उसको प्रोटेक्शन करो। क्या करो? प्रोटेक्शन मैनेजमेंट करो। अब प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हम 4 तरीके पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला तो भैया बीट कंट्रोल करो। ठीक है, दूसरा इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल करो, तीसरा प्लांट डिसीज को कंट्रोल करो, और चौथा स्टोरेज ऑफ ग्रेन को करो। ठीक है, इन चीजों को हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, पहला स्टार्ट करते हैं हम। पहला कौन सा स्टार्ट करते हैं हम? क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। मतलब कि हमें अगर क्रॉप की वेराइटी इंप्रूवमेंट करनी है तो कैसे करेंगे हम? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चूज करेंगे। क्या करेंगे? चूज करेंगे बेस्ट सीड। किसके लिए? प्लांटेशन के लिए। मतलब कि हमें बोने के लिए सबसे पहले एक अच्छा सीड हमें चूज करना है। ठीक है, अब अच्छा सीड मतलब बेस्ट सीड किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस सीड की जब हम उसको बेस्ट सीड कहेंगे? तो देखो, क्वालिटी होनी चाहिए उसको। पहली बात तो वो जो सीड हो ना वो डिसीज रेजिस्टेंस हो, मतलब कि उस सीड को बीमारी ना लगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो रिस्पॉन्स करे फर्टिलाइजेशन के लिए। मतलब कि मतलब ये है कि अगर कोई क्रॉप उग रही है, ठीक है, वो उस टाइम छोटी है मान लो, अब हमने थोड़ा सा उसमें क्या दे दिया? फर्टिलाइजर दे दिया, तो वो क्या करे? वो फर्टिलाइजर के जैसी प्रेजेंस में वो ग्रो करने लग जाए। तो मतलब ऐसी क्रॉप चाहिए हमें जो थोड़ा बहुत फर्टिलाइजेशन में ही वो अच्छी ग्रो करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई सीड लग रहा है हमारा और थोड़ा थोड़ा बहुत प्लांट बड़ा भी हो गया, छोटा सा मतलब बड़ा हो गया, अब नहीं बढ़ रहा, अब हम उसमें डाल रहे हैं फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा डाल रहे हैं फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। तो हमें ऐसा सीड नहीं चाहिए, हमें सीड ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा अगर हम फर्टिलाइजर भी डालें ना तो वो उसके रिस्पॉन्स जो है ग्रोथ करे। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्या है? टॉलरेंस टू अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब ऐसी वैरायटी हो, ऐसा सीड हो जो हर एक मौसम को क्या कर सके? झेल सके। जैसे कि अगर ज्यादा धूप है तो भी वो झेल सके, ज्यादा पानी है तो भी वो झेल सके, ठीक है, सनलाइट ज्यादा है तो भी वो झेल सके, या सनलाइट कम है तो भी वो झेल सके। ठीक है, अच्छा, चौथा
चौथा ये है कि वो हाई यील्ड दे, मतलब कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा दे। ठीक है, मान लो कि पहले हम पे सीड ऐसे थे कि जिनको हम 1 बीघा में जब लगाते थे तो हमें वो 10 क्विंटल गेहूं देते थे, मान लो गेहूं का बीज है, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा सीड है कि जिसको हम 1 बीघा में अगर लगाते हैं तो वो हमें 50 क्विंटल गेहूं देता है। तो मतलब वो हाई हील्ड देने वाला सीड हो। ठीक है, ये सारी जो क्वालिटीज होंगी तब हम उसको क्या कहेंगे कि बेस्ट सीड है। ठीक है, बस है भाई। अच्छा, अब क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूवमेंट हम दो तरीके से करेंगे। कैसे कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे सीड की क्वालिटी को? दो, एक हाइब्रिडाइजेशन और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अच्छा बात करते हैं पहला पहला हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम ब्रीड कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? ब्रीड कराते हैं, क्रॉस कराते हैं बिटवीन टू सेम प्लांट में। कितने में? दो सेम प्लांट। मतलब कि मान लो कि ये एक ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, ये दोनों ही प्लांट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या करेंगे? ब्रीड कराएंगे, क्रॉस कराएंगे बिटवीन टू प्लांट। इन दोनों प्लांटों में हम क्या कराएंगे? ब्रीड कराएंगे। ठीक है, ये दोनों प्लांट सेम होंगे, ठीक है, लेकिन जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। मतलब कि जेनेटिकली क्या होंगे? ये डिसिमिलर होंगे। मतलब देखो, मान लो जिसके ए प्लांट है, क्या है? ए प्लांट है। ए प्लांट जो है वो डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट है। क्या है? डिसीज रेजिस्टेंस प्लांट। मतलब कि इस वाले प्लांट को ना बीमारी नहीं लगती। ठीक है, अच्छा, और जो बी प्लांट है ना वो हाई हील्ड प्लांट है, मतलब ये प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा देता है। लेकिन इस बी वाले प्लांट को ना बीमारी जल्दी लग जाती है। ठीक है, लेकिन जो ए वाला प्लांट है उसको बीमारी नहीं लगती है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के दोनों, जो ए प्लांट है और जो बी प्लांट है ना, हम इसको क्या करा देंगे? क्रॉस करा देंगे, ब्रीड करा देंगे। क्या कर देंगे? ब्रीड करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। उसके बाद हमें जो नया प्लांट, फिर हमें क्या मिलेगा? एक नया प्लांट मिलेगा। नए प्लांट को हम कहेंगे एक नई वैरायटी मिलेगी। अब नई वैरायटी जो मिलेगी हमें प्लांट की, उसमें दोनों के फीचर होंगे। कौन के? एक तो होगा डिसीज रेजिस्टेंस वाला फीचर होगा और एक हाई हील्ड वाला होगा। तो जब ये हमारी न्यू वैरायटी आई है, न्यू प्लांट वैरायटी आई है, तो इसके अंदर दोनों के फीचर है, एक डिसीज रेजिस्टेंस भी है, साथ में ये हाई हील्ड भी है। ठीक है, तो हमारी ऐसे करके न्यू वैरायटी बन गई। अब जो न्यू प्लांट वैरायटी होगी उसको हम कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड वैरायटी। जिसकी आपने सुना होगा कि हाइब्रिड मक्का होती है, तो मक्का वो हाइब्रिड कैसे है? दो मक्का के प्लांट में ब्रीड कराया होगा, क्रॉस कराया होगा, जब जाके जो प्लांट निकला था ना ब्रीड कराने के बाद, तो उसको हमने क्या बोला कि ये हाइब्रिड प्लांट है, ये हाइब्रिड मक्का का पौधा है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है जो हाइब्रिड प्लांट के हैं, जो आपने बाजारों में देखे होंगे, जैसे कि सीरियल, मतलब कि अनाज की। जैसे कि अनाज की देखो, जैसे कि गेहूं, गेहूं की वैरायटी क्या क्या है हाइब्रिड वाली? देखो, जैसे कि कल्याण सोना हो गया, PV80 हो गया और सरबती हो गया। ठीक है, अच्छा, और राइस की क्या क्या वैरायटी है? राइस की जैसे कि जया हो गई, पद्मा हो गई, और पुष्प बांसपति हो गए, और IR8 हो गए। ठीक है, अच्छा, मेज की क्या क्या वैरायटी है? जैसे गंगा 5 हो गए, गंगा 5 हो गए, और क्या क्या है? और विक्रम है और शक्ति है। ठीक है, ये सारी वैरायटी किसकी है? ये सीरियल्स की है। ठीक है, अनाज की है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पल्सेस की वैरायटी की। ठीक है, पल्सेस की वैरायटी की एग्जांपल की, जैसे कि पिंजन मटर। पिंजन मटर में क्या क्या वैरायटी है? जैसे कि देखो, मानक हो गया, पूसा 84 हो गया, UPAS 120 हो गया। ठीक है, और ऐसे ही चीक मटर। चीक मटर की क्या क्या वैरायटी है? जिसकी पूसा 240 हो गया, और पंथ हो गया, पंथ 114 हो गया। ठीक है, और K850 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ऑयल सीड की वैरायटी है, जिसकी मस्टर्ड की देखो, मस्टर्ड की है क्रांति हो गया, क्रांति हो गया, पूसा बोल्ट हो गया, और R430 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सोयाबीन की वैरायटी है, सोयाबीन की जैसे कि गौरव हो गया, दुर्गा हो गया, PK327 हो गया। ठीक है, ऐसे ही सनफ्लावर की वैरायटी है, जिसकी अरुण हो गया, और पारस हो गया, और BSH1 हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए एग्जाम्पल किसके? हाइब्रिडाइजेशन प्लांट के। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या होते हैं। देखो, चार तरह के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप। पहला होता है इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। देखो, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब साथ में। वेराइटल का मतलब क्या? मतलब है कि ये दो वेराइटी सेम सिंग, जैसे कि मान लो कि अरुण और अरुण है, अरुण अरुण में हम ब्रीड करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो जब हम अरुण अरुण में क्रॉस करवाएंगे, ब्रीड कराएंगे, तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि देखो, लिखा हुआ है क्रॉस बिटवीन टू प्लांट। हम क्या करेंगे? दो प्लांट में क्रॉस करेंगे, लेकिन वो सेम वैरायटी होनी चाहिए। क्या होनी है? सेम वैरायटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम वैरायटी। जैसे कि मैंने बात करी, अरुण का एक प्लांट ले लिया, हम अरुण में ही दोबारा उसको क्या करा रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा?
इंट्रा वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा आता है इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर का मतलब होता है बीच में, मतलब बिटवीन टू, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉस करेंगे बिटवीन टू प्लांट, क्या करेंगे, डिफरेंट, मतलब क्रॉस करेंगे बिटवीन टू प्लांट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंट वेराइटी होगी, मतलब क्या होगी, डिफरेंट वेराइटी, मतलब अब हम मान लो कि अरुण में करा रहे हैं और पारस में क्रॉस करा रहे हैं। अगर हम अरुण अरुण में करा रहे हैं तो कहलाएगा इंट्रा वेराइटल, ठीक है। अगर हम अरुण और पारस में करा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरे की। किसकी बात करते हैं हम? तीसरे की। किसकी बात करते हैं हम? तीसरे की। तीसरा क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, मतलब प्लांट की स्पीसीज अलग हो लेकिन जीनस सेम हो। मतलब ये हुआ कि जैसे कि अब मान लो कि अरुण और गौरव में आप क्रॉस करा रहे हो, किसमें करा रहे हो, अरुण और गौरव में। देखो इसकी ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो आप अरुण और गौरव में जब क्रॉस कराओगे, ब्रीड कराओगे, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब चौथा पढ़ते हैं। चौथा क्या होता है, चौथे को हम कहते हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा। जेनरा का मतलब, अब ये मान लो कि हम अरुण और मानक में क्रॉस कराएं, तो देखो ये जो अरुण जो एग्जाम्पल है ये ऑयल सीड का है, और जो मानक है ये पल्सिस का, दाल का है। जब हम दाल के मानक और ऑयल सीड के अरुण में क्रॉस कराते हैं, ब्रीड कराते हैं, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। पहला हो गया हमारा, अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, जेनेटिक जेनेटिकली इंजीनियरिंग, या फिर इसको हम कहते हैं जीन्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जो काम करते हैं ना, इसमें हम काम करते हैं जीन्स या डीएनए लेवल पे। किसके लेवल पे, जीन्स या डीएनए लेवल पे, ठीक है। मान लो जैसे कि दो प्लांट है, एक प्लांट ये है ए और एक प्लांट ये है बी, ठीक है। मान लो दो प्लांट है, प्लांट ए और एक प्लांट बी, ठीक है। अब जो प्लांट ए है वो डिसीज रेजिस्टेंस है, मतलब उसको बीमारी नहीं लगती है आसानी से, ठीक है। लेकिन जो प्लांट बी है ना, उसको आसानी से बीमारी लग जाती है। अब क्यों, देखो इस ए प्लांट को आसानी से बीमारी नहीं लगती, क्यों, बिकॉज क्योंकि इसके पास क्या होता है, डिसीज रेजिस्टेंट जीन्स होता है। क्या होता है, डिसीज रेजिस्टेंट जीन्स होता है, ठीक है। जिसकी वजह से इसको बीमारी नहीं लगती है, ठीक है। अच्छा, जो प्लांट बी है हमारा, इसको बीमारी लग जाती है, ये डिसीज रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों, बिकॉज क्योंकि इसके पास ना डिसीज रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है। क्या नहीं है, इसका डिसीज रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये बी वाला जो प्लांट है ना, ये हाई हील्ड देता है, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा देता है, ये बी जो प्लांट है प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा देता है, लेकिन उसकी बीमारी जल्दी लग जाती है, ठीक है। और जो ए प्लांट है, जो ए प्लांट है, इसको बीमारी नहीं लगती है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी बहुत कम देता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट ये करते हैं कि जो प्लांट ए है उसका डीएनए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डीएनए निकाल लेते हैं, निकाल लिया डीएनए। अब डीएनए पे क्या होता है, डीएनए पे होता है क्या, डीएनए होता है जीन्स। क्या होता है, जीन्स। किसका, जीन्स, जो उसको बीमारी नहीं लगने देता। क्या, जो प्लांट ए को बीमारी नहीं लगने देता, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास बीमारी ना लगने वाला जीन्स है, ठीक है। कौन सा जीन्स है, डिसीज रेजिस्टेंस जीन्स है, जो बीमारी को रोकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, इस जो डीएनए ए का जो जीन्स है, इसको क्या कर लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। क्या कर लिया, आइसोलेट। क्या कर लिया, आइसोलेट, मतलब आइसोलेट करके निकाल दिया, ठीक है। अब ये वाले जो जीन्स है ना, जीन्स, ये बीमारी नहीं लगने देता, डिसीज रेजिस्टेंट जीन्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं साइंटिस्ट, अब हम ले लेते हैं साथ में प्लांट बी का डीएनए, ठीक है। प्लांट बी का डीएनए हम निकाल ले लिया ये। अब जो प्लांट बी का जो डीएनए है ना, उसके अंदर हम प्लांट ए के जो जीन्स था डिसीज रेजिस्टेंस वाले, इसको यहाँ लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं, यहाँ। कहाँ लगा दिया, देखो यहाँ लगा दिया। अब यहाँ लगा दिया ये जीन्स, कौन सा, डिसीज रेजिस्टेंस वाला जीन्स। अब इसमें लग गया, तो अब ये डीएनए किसका था, प्लांट बी का। अब ये प्लांट बी को भी क्या नहीं लगेगी, बीमारी नहीं लगेगी। बात समझ में आई। अब जो प्लांट बी का डीएनए वो क्या होगा, डिसीज रेजिस्टेंस वाला जीन्स हो गया। क्या हो गया, डिसीज रेजिस्टेंस वाला जीन्स हो गया, डिसीज रेजिस्टेंस वाला डीएनए हो गया, ठीक है। अब प्लांट बी हो गया आराम से, अब इसको बीमारी नहीं लगेगी। देखो बात समझ में आई। देखो फर्क दोनों में क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम नॉर्मली दो प्लांट लेते हैं,
क्या लेते हैं, 2 प्लांट लेते हैं, उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें हम जीन्स लेवल पे काम करते हैं। मतलब कि जो प्लांट ए था हमारा, उसको बीमारी नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि उसके पास बीमारी ना लगने वाला एक जीन्स था। क्या था? जीन्स था। अब प्लांट बी को बीमारी लग जाती थी। क्यों? क्योंकि प्लांट बी के पास बीमारी ना लगने वाला कोई जीन्स नहीं था। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्लांट ए का जो जीन्स है ना, उसको प्लांट बी के जीन्स में लगा देते हैं। मतलब प्लांट बी के डीएनए में लगा देते हैं। अब प्लांट बी के अंदर भी जीन्स आ गया डिसीनेशन वाला, तो प्लांट बी को भी क्या नहीं लगेगी, बीमारी नहीं लगेगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब इसी को बताते हैं हम स्टेप कैसे कैसे करते हैं। देखो, पहला स्टेप क्या होगा, पहला होगा हमारा आइसोलेशन। मतलब क्या होगा, आइसोलेशन का मतलब होता है निकालना। किसको? आइसोलेशन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस जीन्स में हमारा इंटरेस्ट है, किस जीन्स में इंटरेस्ट था हमारा, इस वाले जीन्स में इंटरेस्ट था, जो डिसीज रेजिस्टेंस वाला जीन्स था, ठीक है। इस जीन्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। पहले हमने निकाल लिया। किससे निकाला था हमने? प्लांट ए से निकाला था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमने जो आइसोलेशन वाला जो जीन्स है, जो हमने जीन्स निकाला है प्लांट ए से, डिसीज रेजिस्टेंस वाला जीन्स, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें? प्लांट बी में। क्या करेंगे? प्लांट बी में। देखो, जैसे कि ये वाला जो जीन्स था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने प्लांट बी के डीएनए में लगा दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब प्लांट बी के अंदर, प्लांट बी का जो डीएनए है उसके अंदर लग गया हमारा जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डिसीनेंस वाला जीन्स लग गया। अब क्या होगा कि जो प्लांट बी है ना, उसमें डिजायरेबल करेक्टर का मतलब ये है कि डिसीज रेसिस वाला जीन्स, डिसीज रेसिस वाला करेक्टर, वो अब क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस होने के बाद क्या करेगा कि वो मल्टीप्लाई करेगा उसका जेनेटिक क्या करेगा, जीन्स जो है मल्टीप्लाई करेगा उसका, और किसमें? मॉडिफाई प्लांट में। अब मॉडिफाई प्लांट कौन सा था? जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट। मतलब कि देखो, एक मिनट बताता हूँ। अब जो अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा वो वाला प्लांट जिसका हमने जीन्स को मॉडिफाई करा था। क्या करा था? जिसका हमने जीन्स को मॉडिफाई करा था, वो वाला प्लांट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेगा उसका प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब जो मल्टीप्लिकेशन करेगा प्लांट बी, तो वो भी कैसा होगा, डिसीज रेजिस्टेंस होगा। और हाई हील्ड वाली प्रॉपर्टी तो उसमें पहले से ही थी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, जिसको जीन जीन को आपने मॉडिफाई करा, उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्यों? क्योंकि इसके जीन्स को आपने मॉडिफाई कर दिया। बात समझ में आई? अच्छा, और क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं जेनेरिक ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जीन्स में हमने दूसरा जो है जीन्स ट्रांसफर करा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करा है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया। क्या होगा? बीटी कॉटन हो गया। और क्या होगा? बीटी ब्रिंजल हो गया। क्या होगा? बीटी ब्रिंजल हो गया। और क्या होगा? बीटी टमाटो हो गया। क्या होगा? बीटी टमाटो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करने। मतलब क्या मतलब है हमारा कि हम क्रॉप फूड की वैरायटी को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? तो देखो, मतलब ये है कि वो वैरायटी या वो जो वैरायटी हमारी है, जो क्रॉप है, वो क्या दे, हायर हील्ड, क्या दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। वो कब देगा? जब हमारे पास हाई हील्ड वैरायटी होगी। क्या होगी? जब हमारे पास हाई हील्ड वैरायटी होगी, तभी तो हाई हील्ड बनेगा। अब ठीक है। अब हाई हील्ड वैरायटी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी पर एकड़ एरिया में। मतलब क्या करेगा, मान लो जैसे कोई पहला फसल थी हमारे पास, उसको जब हम लगा रहे थे 1 बीघा जमीन में, तो वो 10 कुंटल ही गेहूं दे रहा था। कितना दे रहा था? 10 कुंटल गेहूं। लेकिन अब हमारे पास ऐसी वैरायटी है, हाई हील्ड वैरायटी है, जिसको हमने 1 बीघा में लगाया है ना, ग्रो करा है, तो अब वो हमें लगभग लगभग 50 कुंटल गेहूं दे रहा है। तो मतलब इंप्रूवमेंट हो गया, फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कब बढ़ी? जब हमारे पास हाई हील्ड वैरायटी थी, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया हमें प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी, नीड इसलिए पड़ी, जिस हिसाब से हमारी इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उस हिसाब से हमें अपनी फूड की प्रोडक्टिविटी को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट आएगा सर में। दूसरा दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी क्रॉप है ना, वो बायोटिक और ए बायोटिक रेजिस्टेंस हो। क्या हो? ए बायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस हो। मतलब बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। क्या मतलब होता है? लिविंग थिंग्स। मतलब कि अगर कोई भी लिविंग थिंग्स हमारी क्रॉप को कोई भी हार्म पहुंचाती है, तो वो उसका अगेंस्ट सहन कर सके, ठीक है। क्या कर सके? सहन कर सके, रेजिस्टेंस कर सके। जैसे कि अगर एनिमल कोई
दिक्कत दे प्लांट को तो वो सहन कर सके, प्लांट दिक्कत दे तो वो सहन कर सके, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई दिक्कत दे प्लांट को तो वो सहन कर सके। ठीक है, रेजिस्टेंस हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे कि मान लो का, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मान लो मतलब बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा बायोटिक। बायोटिक बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया और सनलाइट होगी। मतलब ये कि अगर अगर हमारे क्रॉप को पानी या टेम्परेचर या सोल या सनलाइट कम या ज्यादा मिल रही है तो भी वो झेल सके इनको, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो। ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। क्या है, चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई कोई प्लांट था, कोई फसल थी जो आज हमने लगाई तो वो 6 महीने में पकती है। कितने महीने में पकती है, 6 महीने में। अब 6 महीने में एक क्रॉप पकती है तो हमारे साल में कितने क्रॉप मिलेंगे, हमें सिर्फ दो ही फसल मिल पाएंगे, दो ही क्रॉप मिल पाएंगे। ठीक है। अगर हमने उसका मैच्योरेशन का टाइम कम कर दिया, मतलब पकने का टाइम कम कर दिया, तो क्या होगा, जैसे कि मान लो अब हमने ऐसी क्रॉप बनाई है जिसका पकने का टाइम है 4 महीने का। ठीक है, 4 महीने में पक जाती है। ठीक है, तो अब हम कितनी क्रॉप उगा लेंगे साल में, 3 क्रॉप। कितनी क्रॉप, 3 क्रॉप। तो यही हम चाहेंगे कि उसका मेच्योरिटी जो ड्यूरेशन है ना, उसको हम कम करें। क्या करें, देखो, जैसे कि अगर शॉर्टर मेच्योरिटी ड्यूरेशन होगा, मतलब अगर उसका पकने का टाइम कम होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वी हैव मोर ग्रो क्रॉप ग्रोन। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगा सकते हैं और उनको काट भी सकते हैं, हार्वेस्ट भी कर सकते हैं विद इन दी लेस टाइम, कम टाइम के अंदर अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या, डिजायरेबल इकोनॉमिक करेक्टर। क्या पढ़ते हैं, डिजायरेबल इकोनॉमिक करेक्टर। अब देखो, डिजायरेबल इकोनॉमिक करेक्टर का मतलब ये होता है कि मान लो कोई क्रॉप ऐसी होती है जिनकी हमें सिर्फ स्टेम और लीफ से मतलब है। किससे मतलब है, स्टेम और लीफ से मतलब है। अब जिस क्रॉप के हमें स्टेम और लीफ से मतलब है, हम ये चाहेंगे ना कि उस क्रॉप की हाइट ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि क्रॉप की हाइट ज्यादा होगी तो हमें स्टेम भी ज्यादा मिलेगी और लीफ भी ज्यादा मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो गया आपका चारा, क्या हो गया, फॉडर हो गया। मतलब हम ये चाहेंगे कि जो टॉलनेस वाला करेक्टर है हमारी क्रॉप का, वो हमारा किसका होगा, फॉडर का होगा। फॉडर मतलब चारा हो। और जैसे कि एग्जांपल, अच्छा, गन्ना, गन्ने की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना अच्छा मिलेगा हमें। ठीक है, बात समझ में आई? और कुछ कुछ करेक्टर होते हैं जो हम चाहते हैं जिसको ड्रॉपनेस हो, मतलब वो गट्टे हों। गट्टे मतलब कि प्लांट की हाइट हो छोटी। किस प्लांट में हम चाहेंगे, किस क्रॉप में चाहेंगे, जिस क्रॉप से हमें फ्रूट मिलता हो। क्या मिलता हो, फ्रूट मिलता हो, या फिर हमें दालें मिलती होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, करेक्टर ऑफ सीरियल। सीरियल का मतलब होता है दाल। अब मान लो कि कोई प्लांट है, हमें उससे सिर्फ सीड चाहिए, दाल चाहिए, तो क्या हम चाहेंगे कि उस प्लांट की हाइट ज्यादा हो, क्योंकि अगर हाइट ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा ले लेगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर फ्रूट बनाने में एनर्जी कम लगेगी। तो हम ये चाहेंगे कि प्लांट की हाइट हो छोटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो बची है ना, वो अब कहाँ लगे, सिर्फ फूड फ्रूट के प्रोडक्शन में लग जाए या सीड के प्रोडक्शन में लग जाए। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट है कि उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी हो, क्या एम हो हमारा, कि वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी क्रॉप बनाए हम, ऐसी वैरायटी हम बनाए कि जिसको हम भारत के किसी भी कोने में लगाएं, वो हर जगह ग्रो हो जाए। मतलब मतलब कि देखो, वन वैरायटी ग्रो अंडर डिफरेंट कंडीशन, मतलब एक ही वैरायटी जो है वो ग्रो कर जाए डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। मतलब मानो हमने ऐसी एक क्रॉप बनाई जिसको हम यूपी में भी उगा रहे हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, रेगिस्तान में उगा रहे हैं तो भी अच्छी प्रोडक्टिव मिल रही है, लद्दाख में उगा रहे हैं तो भी अच्छी प्रोडक्टिव मिलती है। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे कि ऐसा सीड बनाए जिसकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो, मतलब हर चीज को सहन कर सके, हर टाइप के वो क्लाइमेट कंडीशन को सहन कर सके, हर टाइप के वो एरिया को वो क्या कर सके, सहन कर सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला कौन सा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का। ठीक है, अब दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।